नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन शायद उस नज़रिए से नहीं जिससे आप उम्मीद कर रहे हो। हमारे सामने मार्क डगलस की काफ़ी जानी-मानी किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, और इसके कुछ मुख्य विचारों पर हम बात करेंगे। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि लगातार मुनाफा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ शायद बाजार का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि वो है हमारा अपना मानसिक रवैया, हमारी सोच। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के हिसाब से क्यों हमारी मानसिकता, हमारे विश्वास, हमारा नज़रिया, ये सब चार्ट पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है जिसकी बात किताब करती है। ट्रेडिंग को अगर ऊपर से देखें तो कितनी आसान लगती है ना। हाँ। कुछ बटन दबाने हैं और शायद पैसे बन जाए। किताब ये भी कहती है कि शुरू में एक आध बार आसानी से जीत मिल जाए तो ये भ्रम और पक्का हो जाता है। हाँ, लगता है कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इसमें माहिर होना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों समाज के सबसे बुद्धिमान, सबसे कामयाब लोग जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक अक्सर इसमें बुरी तरह से फेल हो जाते हैं? ये किताब इसी गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। चलिए, तो फिर इसको समझते हैं धीरे धीरे। पहला बड़ा आइडिया जो किताब सामने रखती है वो है एक मनोवैज्ञानिक खाई का। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, इसका मतलब है कि बाजार का विश्लेषण करके ये समझ लेना कि शायद क्या होने वाला है, और असल में उस समझ पर बिना किसी डर या हिचकिचाहट के अमल करना, मतलब सही समय पर ट्रेड लेना और उससे निकल जाना। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अच्छा। कितने ही लोग होते हैं जो विश्लेषण एकदम सही करते हैं, वो देखते हैं कि बाजार उनकी सोच के हिसाब से ही चल रहा है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन वो सिर्फ देखते रह जाते हैं, वो जिसे कहते हैं ट्रिगर नहीं खींच पाते। हाँ, ये अनुभव तो बहुत लोगों का होगा। सोचते रह जाते हैं कि काश काश मैंने ट्रेड ले लिया होता, और फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल। किताब इसकी तुलना करती है पृथ्वी और चंद्रमा से। दोनों एक ही सौर मंडल का हिस्सा हैं। एक ही गुरुत्वाकर्षण के नियम उन पर लागू होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति, उनका वातावरण बिल्कुल अलग है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क। वही किताब का तर्क है कि यही फर्क उन थोड़े से लगातार जीतने वाले ट्रेडर्स और बाकी 90-95% ट्रेडर्स में होता है। जीतने वाले ट्रेडर्स ने किसी तरह इस मनोवैज्ञानिक खाई को भर लिया होता है। वो सिर्फ विश्लेषण नहीं करते, वो सही समय पर बिना किसी भावनात्मक उथल-पुथल के एक्शन लेते हैं। ये वाकई दिलचस्प है, और ये हमें अगले मुद्दे पर लाता है कि सिर्फ विश्लेषण ही काफी क्यों नहीं है। आपने अभी कहा कि बुद्धिमान और कामयाब लोग भी ट्रेडिंग में संघर्ष करते हैं। किताब तो ये भी कहती है कि अक्सर बेहतरीन मार्केट एनालिस्ट सबसे खराब ट्रेडर साबित होते हैं। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है जिस पर किताब बहुत जोर देती है। यहाँ समझने वाली अहम बात यह है कि लगातार ट्रेडिंग में सफलता का राज आपकी बुद्धिमत्ता या आपके विश्लेषण की सटीकता में उतना नहीं छिपा है। अच्छा। जितना आपके सोचने के तरीके में। विश्लेषण जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि वो जरूरी नहीं है। वो आपको एक एज या कह लीजिए बढ़त पहचानने में मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ विश्लेषण आपको लगातार पैसा बनाकर नहीं देगा। तो फिर क्या चीज है जो असल फर्क पैदा करती है? वो है आपकी मानसिकता, सोचने का एक खास ढांचा। किताब के अनुसार सफल ट्रेडर्स बाकी लोगों से मौलिक रूप से अलग सोचते हैं। उनके पास कुछ खास नजरिए होते हैं, कुछ गहरे विश्वास होते हैं जो उन्हें बाजार की अनिश्चितता और दबाव के बीच भी अनुशासित, फोकस्ड और आत्मविश्वासी बनाए रखते हैं। जैसे वो जानते हैं कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है और वो इस अनिश्चितता के साथ सहज होते हैं, जबकि जो ट्रेडर असफल होते हैं वो निश्चितता खोजते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो डर और लालच जैसी भावनाएं उन पर हावी हो जाती हैं। किताब के लेखक मार्क डगलस वो अपना अनुभव भी बताते हैं ना, कैसे वो एक सफल करियर के बावजूद ट्रेडिंग में शुरुआत में बुरी तरह नाकाम रहे थे। जी हाँ, वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बीमा एजेंसी में बहुत शानदार करियर बनाया, टॉप पर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तो कुछ ही महीनों में लगभग अपना सब कुछ गंवा दिया था। ओहो। उनका ये अनुभव इसी बात पर जोर देता है कि बाहरी दुनिया की सफलता, आपकी अकादमिक योग्यता या आपका व्यावसायिक कौशल
ट्रेडिंग में कामयाबी की कोई गारंटी नहीं देते, क्योंकि ट्रेडिंग एक पूरी तरह से अलग मानसिक खेल है। तो मूल समस्या कहाँ है? क्या हमारे सोचने के तरीके में ही कोई गड़बड़ है? बिल्कुल। डगलस का तर्क यही है कि हमारे दिमाग की बनावट, जिस तरह से हमने समाज में सफल होना सीखा है, वो बाजार की असली प्रकृति से आसानी से मेल नहीं खाती। बाजार अपने मूल स्वभाव में अनिश्चित है, ये संभावनाओं का खेल है। इसमें हर पल अनोखा होता है, जबकि हमारा दिमाग पैटर्न खोजने, निश्चितता तलाशने और भविष्य का अनुमान लगाने के लिए बना है। समाज में ये सोच काम करती है अक्सर, लेकिन बाजार में यही सोच हमें भावनात्मक दर्द और गलतियों की तरफ ले जाती है। तो इस टकराव से, इस कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए क्या करना होगा? सफल होने के लिए किताब के अनुसार हमें कुछ बुनियादी सच्चाइयों को दिल से स्वीकार करना होगा। ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास होना चाहिए। वो 3 मुख्य सच्चाइयां हैं। पहला, पैसा कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि अगले पल बाजार में क्या होगा। अच्छा। दूसरा, बाजार में कुछ भी हो सकता है। और तीसरा, हर पल हर ट्रेड सेटअप अनोखा है, भले ही वो पिछले किसी सेटअप जैसा ही क्यों न दिखे। इन सच्चाइयों को अपनाने से ही हम संभावनाओं में, प्रोबेबिलिटीज में सोचना सीख पाते हैं, न कि निश्चितताओं या भविष्यवाणियों में। ये संभावनाओं में सोचना क्या है, इस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन पहले ट्रेडिंग के आकर्षण और उसके खतरों पर बात करते हैं। किताब कहती है कि ट्रेडिंग हमें एक तरह की असीमित स्वतंत्रता देती है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी है और शायद सबसे बड़ा खतरा भी। ट्रेडिंग हमें पूरी रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। हम कब ट्रेड करें, कितना बड़ा ट्रेड करें, कब निकलें, किस आधार पर करें, सारे नियम हम खुद बनाते हैं। कोई बॉस नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। बिल्कुल, कोई तयशुदा काम नहीं। ये स्वतंत्रता बहुत लुभावनी लगती है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक स्ट्रक्चर्ड माहौल में काम करने के आदी हैं। लेकिन आपने कहा कि ये खतरनाक भी है, क्यों? क्योंकि बाजार हमें वो बाहरी ढांचा या वो सीमाएं नहीं देता जो समाज या दूसरी नौकरियों में मिलती हैं। यहाँ तक कि जुए के खेल में भी, जैसे पोकर या ब्लैक जैक, नियम होते हैं। आप कितना दांव लगा सकते हैं, खेल कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, आपके विकल्प क्या हैं। हाँ, नियम तो होते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। किताब इसे एक सीमा रहित या बाउंड्री लेस वातावरण कहती है। अगर हमने खुद अपने अंदर अनुशासन, अपने नियम, अपनी सीमाएं विकसित नहीं की, तो ये असीमित स्वतंत्रता हमें आसानी से बर्बाद कर सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, बर्बाद कर सकती है? इसका मतलब है कि हम बड़ी आसानी से निष्क्रिय हारने वाले यानी पैसिव लूजर बन सकते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और वो आपके खिलाफ जाने लगा। बाजार आपको कभी नहीं कहेगा, बस अब बहुत नुकसान हो गया, निकल जाओ। कोई बाहरी ताकत आपको नहीं रोकेगी। सही बात है। आप उस हारते हुए ट्रेड में तब तक बने रह सकते हैं जब तक आपका पूरा अकाउंट खाली न हो जाए, क्योंकि कोई सीमा नहीं है जब तक आप खुद उसे न बनाएं और उसका पालन न करें। यही आंतरिक अनुशासन की कमी ट्रेडिंग में तबाही ला सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है, और ये हमें एक और विरोधाभास पर लाता है जिसका जिक्र किताब में है। ट्रेडिंग जोखिम भरा काम माना जाता है ना, पर ज्यादातर ट्रेडर्स असल में जोखिम को स्वीकार ही नहीं करते। हम खुद को रिस्क टेकर समझ सकते हैं, पर क्या हम सच में उस जोखिम को अपनाते हैं? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। जोखिम स्वीकार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने ट्रेड लगाने का बटन दबा दिया। इसका असली मतलब है ट्रेड के किसी भी संभावित नतीजे को, चाहे वो मुनाफा हो, नुकसान हो या कुछ भी ना हो, उसे बिना किसी भावनात्मक परेशानी, बिना डर, बिना गुस्सा, बिना अफसोस के स्वीकार करना। ये मानना कि नुकसान ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक, सामान्य हिस्सा है। वो कोई व्यक्तिगत हार या आपकी गलती का संकेत नहीं है। और जब आप गलत हों तो उसे मानकर ट्रेड से निकल जाना, भले ही नुकसान हो रहा हो। बिल्कुल, बिना हिचकिचाहट के, बिना ये उम्मीद पाले कि शायद बाजार पलट जाए और मैं सही साबित हो जाऊं। किताब कहती है कि ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, और शायद ट्रेडिंग में सफलता के लिए सबसे जरूरी कौशल यही है, क्योंकि डर और डर के अनगिनत रूप ही लगभग 95% ट्रेडिंग गलतियों की जड़ है। डर के कौन कौन से रूप, क्या कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, किताब कई तरह के डर गिनाती है। गलत होने का डर, पैसा खोने का डर, मौका चूक जाने का डर। हाँ, FOMO जिसे कहते हैं। बिल्कुल, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर मुनाफा जल्दी बुक न करने पर उसे गवा देने का डर, यानी टेबल पर पैसा छोड़ने का डर।
ये सारी डर हमारी सोचने की शक्ति को सिकोड़ देते हैं। कैसे? हम या तो ट्रेड लेने से हिचकिचाते हैं, या गलत समय पर ले लेते हैं, या ट्रेड में बहुत देर तक बने रहते हैं, या फिर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। डर हमें तर्कसंगत फैसले लेने से रोकता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है शायद, कि जिस चीज से हम डरते हैं, हमारा डर अक्सर उसी को सच कर देता है। बिल्कुल। जैसे अगर हम पैसा खोने से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो शायद डर के मारे हम स्टॉप लॉस ही ना लगाएं। हाँ। और अंत में बड़ा नुकसान कर बैठें। बिल्कुल सही कहा। डर एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। डर हमें वर्तमान क्षण की जानकारी को निष्पक्ष रूप से देखने से रोकता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जिससे हम डरते हैं। इसीलिए जोखिम को वास्तविक स्वीकार करना, यानी डर को खत्म करना, इतना महत्वपूर्ण है। तो डर से निपटने और जोखिम को स्वीकार करने का एक तरीका शायद जिम्मेदारी लेना है। किताब इस पर भी काफी जोर देती है। हाँ, पूरी जिम्मेदारी लेना। ये मानसिकता का एक और पहलू है जो जीतने वाले ट्रेडर्स को दूसरों से अलग करता है। ज्यादातर असफल ट्रेडर्स अपने खराब नतीजों के लिए बाजार को दोष देते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हाँ, बाजार ने मेरा पैसा ले लिया, या मार्केट मेकर्स ने मुझे स्टॉप आउट कर दिया, या ये बाजार तो समझ से बाहर है। बिल्कुल, ये आम बातें हैं, लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम मानते हैं कि हमारे ट्रेडिंग के नतीजे पूरी तरह से हमारे अपने विश्लेषण, हमारे फैसले और हमारे एक्शन या एक्शन न लेने का परिणाम है। बाजार तटस्थ है, न्यूट्रल है। वो किसी के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी के पक्ष में। वो सिर्फ जानकारी प्रवाहित करता है और अवसर प्रस्तुत करता है। हम उस जानकारी की व्याख्या कैसे करते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। तो बाजार को दोष देने से नुकसान क्या है? मतलब ठीक है, कह दिया तो कह दिया। नुकसान ये है कि जब हम बाजार पर दोष मढ़ते हैं तो हम सीखने की प्रक्रिया को वहीं रोक देते हैं। हाँ। अगर गलती बाजार की है तो फिर हमें अपने अंदर कुछ बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। सही बात है। हम बाजार को एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं जिससे हमें लड़ना है। लेकिन जीतने वाला रवैया ये मानता है कि बाजार सिर्फ है जैसा वो है, उसका कोई दायित्व नहीं है कि वो हमें पैसा दे या हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। किताब ये भी कहती है कि ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से एक शून्य राशि का खेल है, कम से कम छोटी अवधि में। जीरो सम गेम। हाँ, यानी एक ट्रेडर का मुनाफा दूसरे ट्रेडर का नुकसान होता है, चाहे वो वास्तविक नुकसान हो या अवसर चूकने का नुकसान। जिम्मेदारी लेना इस सच्चाई को स्वीकार करने और अपनी बढ़त, अपनी एज विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। आपने एज या बढ़त का जिक्र किया और पहले संभावनाओं में सोचने की बात भी हुई थी। सफल ट्रेडर्स आखिर सोचते कैसे हैं? किताब इसके लिए कैसीनो का उदाहरण देती है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो किताब इस्तेमाल करती है समझाने के लिए। सोचिए, कैसीनो कैसे लगातार पैसा कमाते हैं। रूलेट व्हील का हर स्पिन, ब्लैक जैक का हर हैंड, पासे का हर थ्रो, ये सब व्यक्तिगत रूप से तो रैंडम यानी यादृच्छिक घटनाएं हैं। सही है। कैसीनो को नहीं पता कि अगली स्पिन में गेंद कहाँ रुकेगी। बिल्कुल। तो फिर वो मुनाफे में कैसे रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि भले ही हर एक घटना रैंडम हो, लेकिन हजारों लाखों घटनाओं के बाद जो संभावनाएं हैं, जो ऑड्स हैं, वो उनके पक्ष में है। रूलेट में 0 और डबल 0 का होना या ब्लैक जैक के नियम, ये सब कैसीनो को एक छोटी सी लेकिन पक्की गणितीय बढ़त यानी एज देते हैं। अच्छा। वो हर एक स्पिन या हैंड के नतीजे पर चिंता नहीं करते, वो बस खेल चलाते रहते हैं, ये जानते हुए कि लंबे समय में उनकी ये बढ़त काम करेगी और वो पैसा कमाएंगे। वो संभावनाओं में सोचते हैं। और टॉप ट्रेडर्स भी यही करते हैं। उनका सोचने का तरीका ऐसा ही होता है। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि टॉप ट्रेडर्स भी ठीक कैसीनो की तरह सोचते और काम करते हैं। वो समझते हैं कि उनका ट्रेडिंग सिस्टम या उनकी एज, मतलब वो पैटर्न या स्थिति जिसमें उन्हें लगता है कि बाजार एक दिशा में जाने की संभावना ज्यादा है, वो सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। वो जानते हैं कि वो ट्रेड हार भी सकते हैं, भले ही उनका एज मौजूद हो। इसलिए वो किसी एक ट्रेड के नतीजे पर भावनात्मक रूप से ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वो किस चीज पर ध्यान देते हैं? वो ध्यान देते हैं ट्रेड्स की एक श्रृंखला पर, एक बड़े सैंपल साइज पर। मान लीजिए उनका एज 60% समय काम करता है। वो जानते हैं कि अगले 20 या 50 या 100 ट्रेड्स में भले ही बीच में लगातार हार भी हों, कुल मिलाकर वो मुनाफे में रहेंगे। अच्छा। इसलिए वो बिना हिचकिचाहट के जब भी उनका एज बनता है ट्रेड लेते हैं। वो हर मौके का फायदा उठाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैसीनो हर दाव को स्वीकार करता है। वो नतीजे को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते,
बल्कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस तरह सोचने के लिए किताब 5 बुनियादी सच्चाइयों को अपनाने पर जोर देती है। क्या आप उन्हें फिर से बता सकती हैं हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, ये 5 सच्चाइयां हैं जो प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट की नींव है। पहली, कुछ भी हो सकता है। बाजार में किसी भी पल कुछ भी संभव है। कोई भी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। ठीक है। दूसरे, पैसा कमाने के लिए अगला कदम जानना जरूरी नहीं। आपको भविष्य वक्ता बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एज चाहिए जिसकी संभावना आपके पक्ष में हो। तीसरी, किसी भी एज के लिए जीत और हार का वितरण रैंडम होता है। मतलब अगर आपका एज 60% बार जीतता है तो आपको नहीं पता कि अगली 10 में से कौन सी 6 जीत होंगी और कौन सी 4 हार। वो किसी भी क्रम में आ सकती हैं। हो सकता है लगातार 4 हार हो, फिर 6 जीत, या बारी बारी से। अच्छा, ये रैंडम होता है। हाँ। चौथी, एज सिर्फ एक चीज के होने की ज्यादा संभावना का संकेत है दूसरी चीज पर। ये सिर्फ एक संभावना है, गारंटी नहीं। और पांचवी, बाजार में हर पल अनोखा है। भले ही कोई सेटअप पहले जैसा दिखे, बहुत से छिपे हुए चर, वेरिएबल्स उसे अद्वितीय बनाते हैं, इसलिए पिछला नतीजा भविष्य की गारंटी नहीं है। इन सच्चाइयों को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि सच में मानना और महसूस करना जरूरी है ना? बिल्कुल। जब आप इन सच्चाइयों को गहराई से अपना लेती हैं तो आपकी अपेक्षाएं बाजार की हकीकत के साथ तालमेल बिठा लेती हैं। आप ये उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि हर ट्रेड जीतेगा या आप हमेशा सही होंगे। हाँ। जब उम्मीदें यथार्थवादी होती हैं तो डर और भावनात्मक दर्द अपने आप कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। आप हर ट्रेड के नतीजे को सिर्फ जानकारी के एक टुकड़े की तरह देखते हैं। ये सीखने का अवसर है, ना कि व्यक्तिगत हार या जीत का पैमाना। आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नतीजों पर नहीं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस मानसिकता को विकसित कैसे किया जाए? ये रातों रात तो नहीं होगा। किताब इसके लिए एक प्रक्रिया सुझाती है जिसे वो यांत्रिक चरण या मैकेनिकल स्टेज कहती है। इसके बारे में कुछ बताइए। प्रोबेबिलिटी बेस्ड मानसिकता का निर्माण करना। इसके कई लक्ष्य हैं। पहला, अपने एज पर अटूट विश्वास बनाना। दूसरा, एक ट्रेडिंग सिस्टम को बिना चूके, बिना सोचे समझे, मतलब बिना दूसरी अनुमान लगाए लागू करना सीखना। तीसरा, वास्तव में संभावनाओं में सोचना सीखना, यानी उन 5 सच्चाइयों को अपने अंदर उतारना। और चौथा, अपनी क्षमता में दृढ़ विश्वास पैदा करना कि आप लगातार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हर ट्रेड न जीतें। और इसे हासिल करने का तरीका क्या बताया गया है? किताब एक बहुत ही विशिष्ट अभ्यास का सुझाव देती है। आप एक ट्रेडिंग सिस्टम चुनें जिसका एज स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। मतलब एंट्री के नियम, एग्जिट के नियम, जिसमें स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट शामिल हो, और रिस्क मैनेजमेंट, यानी हर ट्रेड पर कितना जोखिम लेना है। ठीक है, एक सिस्टम चुन लिया, फिर आप इस सिस्टम को कम से कम 20 ट्रेड्स के सैंपल साइज पर ट्रेड करें। सिर्फ 20 ट्रेड्स? ये तो कम लगता है। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त के साथ। इन 20 ट्रेड्स के दौरान आपको सिस्टम के नियमों का अक्षरशः पालन करना है। कोई बदलाव नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई बाहरी सलाह या अपनी भावना या इंट्यूशन के आधार पर फैसला नहीं। अच्छा, बिल्कुल रोबोट की तरह। हाँ, कुछ हद तक। अगर नियम कहता है खरीदो तो आप खरीदते हैं, अगर कहता है बेचो तो बेचते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुरंत निकलते हैं। उद्देश्य ये है कि सिस्टम का पालन करना आपकी दूसरी प्रकृति बन जाए, बिना किसी आंतरिक संघर्ष के। इस अभ्यास से क्या हासिल होता है? ये 20 ट्रेड करने से? ये अभ्यास आपको सीधे तौर पर उन मनोवैज्ञानिक मुद्दों का सामना करने पर मजबूर करता है जो असंगतता या इनकंसिस्टेंसी पैदा करते हैं। जब आप नियमों का सख्ती से पालन करने की कोशिश करते हैं तो आपके डर, आपकी गलत धारणाएं, वो सब सतह पर आ जाती हैं। आप सीखते हैं कि बिना डरे ट्रेड कैसे लें, नुकसान को कैसे स्वीकार करें और सिस्टम पर कैसे भरोसा करें, भले ही लगातार कुछ ट्रेड हार जाएं। इस प्रक्रिया के माध्यम से किताब कहती है कि आप निरंतरता के 7 सिद्धांत 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी विकसित करते हैं। वो 7 सिद्धांत क्या हैं संक्षेप में? संक्षेप में वो सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. अपने एज को निष्पक्ष रूप से पहचानना। 2. हर ट्रेड पर अपने जोखिम को पहले से परिभाषित करना। 3. परिभाषित जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना किसी भावनात्मक हिचकिचाहट के। ठीक है। 4. अपने एज के अनुसार कार्य करना, मतलब जब सिग्नल मिले तो ट्रेड लेना। 5. बाजार से जो मिलता है उसे लेना,
मुनाफे को चलने देना लेकिन लालच नहीं करना। 6 अपनी गलतियों की संभावना के लिए लगातार खुद की निगरानी करना। और 7 समझना कि निरंतरता के इन सिद्धांतों का पालन क्यों जरूरी है और उन्हें कभी नहीं तोड़ना। ये यांत्रिक चरण आपको एक उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और संभाव्यता आधारित ट्रेडर बनने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो ये लगता है कि ट्रेडिंग में लगातार सफलता पाना, जैसा कि इस किताब में बताया गया है, ये मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक खेल है। बाजार का विश्लेषण अपनी जगह जरूरी है, लेकिन वो समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है और शायद छोटा हिस्सा। बिल्कुल। असली काम अपने अंदर करना होता है। हमें बाजार का भविष्य जानने की कोशिश करने के बजाय अपनी मानसिकता को विकसित करने पे ध्यान देना होगा। इसका मतलब है संभावनाओं की प्रकृति को गहराई से समझना, जोखिम को पूरी तरह से बिना शर्त स्वीकार करना सीखना और अपने हर ट्रेडिंग नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेना सीखना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और इसमें सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है, बल्कि अपने गहरे बैठे विश्वासों और रवैयों को पहचानना और उन्हें बदलना शामिल है। खासकर हारने, गलती करने और अनिश्चितता के बारे में हमारे जो विचार हैं उन्हें बदलना होगा। सही कहा। ये सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक सीखने के बारे में नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने के बारे में है। बाजार के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के बारे में है जहां डर, उम्मीद या अहंकार की कोई जगह ना हो, सिर्फ अनुशासन, निष्पक्षता और स्वीकृति हो। यह एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। किताब ये बताती है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा अक्सर बाजार की जटिलता नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी डर, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे विरोधाभास होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जीतने, हारने, सही होने या पैसा बनाने या गंवाने के बारे में हमारे कौन से गहरे विश्वास हैं जो अनजाने में हमारे नजरिए को आकार दे रहे हैं। न सिर्फ ट्रेडिंग में, बल्कि जीवन के उन दूसरे अनिश्चित क्षेत्रों में भी जहां नतीजे गारंटीड नहीं होते, जैसे करियर, रिश्ते या कोई निजी प्रोजेक्ट। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।